नमस्कार। हम इस वीडियो के द्वारा बताएंगे कि अनार्थिक कारक भी किसी भी देश के विकास, डेवलपमेंट और ग्रोथ, वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। हम मोटे मोटे तौर पे चार कारक ले रहे हैं: सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था को एक पॉइंट भी बना सकते हैं और तीन कारण हो गए इसके: सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था के रूप में इसको कहा जा सकता है। किस प्रकार किसी भी देश के विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। अनार्थिक कारक वे कारक होते हैं जो आर्थिक विकास को अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं, परोक्ष रूप से उसको इनडायरेक्ट रूप से मदद करते हैं। वे ऐसा वातावरण तथा व्यवस्था बनाते हैं जो विकास को प्रोत्साहित करते हैं। गैर आर्थिक या अनार्थिक कारकों को हम बताया आपको सामाजिक, सोशल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सिस्टम के रूप में विभाजित कर सकते हैं। इसमें लेते हैं पहला कारण सामाजिक कारण। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे राजनीतिक कारक और अंत में हम बताएंगे प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था ये किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आर्थिक विकास सामाजिक कारक में देखते हैं। सोशल फैक्टर्स में आर्थिक विकास से यदि समाज के सभी वर्गों को लाभ नहीं पहुंचे तथा समाज के सभी वर्ग विकास प्रक्रिया में भागीदार न बनते हैं तो ऐसे विकास न तो समाज के हित में और न ही दीर्घकालीन में लाभदायक बन पाता है। समाज के विभिन्न तत्व होते हैं जो विकास के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। समाज का आचार विचार, सोच समझ, ग्रहण करने की क्षमता, सीखने की क्षमता, सहनशीलता आदि ऐसे तत्व हैं जो समाज के विकास और प्रगति को प्रभावित करते हैं। समाज के नए आविष्कारों, अनुसंधानों तथा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के बारे में सोच समझ कर तथा उन्हें ग्रहण करने की क्षमता आदि विकास को प्रभावित करते हैं। आधुनिक आर्थिक समृद्धि पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के तर्क तथा संदेह को जन्म दिया। उन्होंने उत्साह, साहस और जोखिम उठाने की क्षमता को प्रोत्साहित किया है। फलस्वरूप वहाँ नए नए आविष्कार और खोज हुई है जिससे नए वाणिज्यिक वर्ग को बनाने में मदद की है। इन परिवर्तनों ने सामाजिक व्यवहार, आकांक्षाओं तथा मूल्यों को जन्म दिया है। लोगों में बचत और विनियोग करने की आदतें आई हैं और जोखिम उठाकर लाभ अर्जित करने की क्षमता का विस्तार हुआ है। संयुक्त परिवार प्रथा का अंत और उसके स्थान पर एकाकी परिवार प्रथा का उदय हुआ है जिसके स्थान तथा उद्यम में गतिशीलता में वृद्धि आई है। व्यावसायिक गतिशीलता ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया जिससे औद्योगिकरण में तीव्रता और इस प्रकार अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वाल्टर लिकान जो अर्थशास्त्री ने बताया कि किसी एक समय विभिन्न व्यक्तियों के विकास के संभावनाओं की प्रवृत्तियां भिन्न होती हैं जिसकी व्याख्या गैर आर्थिक रूप में की जा सकती है। विकास लोगों की उद्यमशीलता पर निर्भर करता है। यद्यपि सदैव नहीं है, किंतु विकास के प्रारंभिक दौर में विकास का प्रस्फुटन जनसंख्या के अल्प समूह की उद्यमिता से ही संभव होता है। जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में चाइनीज, पश्चिमी अफ्रीका में लेमांटिनीज, पूर्वी अफ्रीका में एशियन, भारत में पारसी, 19वीं सदी जापान में समुराई, 17वीं सदी में इंग्लैंड में नॉन कॉन्फर्मेंटिव आदि। इन समूहों में कोई भी समानता नहीं थी, न तो जाति की थी और नहीं किसी विशिष्ट विश्वास में नहीं विश्वास की थी, ने उद्यमी बनाने में जिम्मेदार हो। किंतु एक बात समान थी, वह थी कि वे एक अल्प समूह में थे और शब्द शायद उन्हें असुरक्षा की भावना ने आर्थिक सफलता को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति थी जिससे वे अन्य की तुलना में अलग दिखाई दे। विकासशील राष्ट्रों की सामाजिक व्यवस्था अभी भी विकासोन्मुखी नहीं है। उनकी पुरानी सोच, रूढ़िवादी परंपराएं में विश्वास, धर्मांधता, अशिक्षा, कुपोषण, उच्च जन्म दर आदि से समाज ग्रसित है जो उन्हें परंपरागत जीवन में से बाहर निकलने में बाधक बना हुआ है। समाज जाति, धर्म, अविश्वास से बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। वैसे ही प्रति व्यक्ति आय नहीं बना है, फिर जो कुछ है वह भी शादी, डेथ, फीस्ट, धर्म संबंधी उत्सवों और आडंबरयुक्त खर्चों में वे हो जाती है। शिक्षा व पोषण पर खर्च में कटौती कष्टप्रद होती है। यद्यपि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन आने लगे हैं। अब शिक्षा, आवास, पोषण पर खर्च करने लगे हैं, लेकिन धर्मांधता में अभी भी कमी आनी बाकी है। सामाजिक जीवन में परिवर्तन अत्यंत धीमी किंतु स्थायी प्रकृति के होते हैं जिन्हें आने में बहुत समय लगता है। इन्हें जोर जबरदस्ती तथा बलपूर्वक नहीं लाया जा सकता है। ये शिक्षा और आय वृद्धि जिससे जीवन स्तर में सुधार आता है के साथ साथ सब तो आते हैं, अतः विकास प्रक्रिया को जारी रखने तथा उसमें तीव्रता लाना एकमात्र उपाय है जिससे सामाजिक कारकों में परिवर्तन
विकासोन्मुखी होता है। इस संदर्भ में प्रिंस क्रॉन का उदाहरण प्रासंगिक है। कोई भी राष्ट्र अपने आप को विकसित नहीं कहला सकता जब तक उसके वहाँ औद्योगिक सभ्यताओं के अनुरूप शिक्षा का प्रसार न हुआ हो। कृषकों को जीवन निर्वाह पर आधारित कृषि से मौद्रिक अर्थव्यवस्था में लाना होगा। श्रमिकों को औद्योगिक इकाइयों से मजदूरी भुगतान पर स्थिर घंटों के लिए कार्य करना होगा। कस्बे का विकास करना होगा। इसी भांति बैंक तथा औद्योगिक उद्यम विज्ञान के लाभ संपूर्ण अर्थव्यवस्था को मिलने चाहिए। इन सबसे ऊपर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक सतत चलने वाली लहर उत्पन्न होनी चाहिए। उद्यमियों, प्रशासकों तथा राजनीतिक नेताओं का समूह पैदा हो जिन पर लगातार नव परिवर्तन से विकास का जज्बा बनाए रखने की अहम जिम्मेदारी हो। गुरनार मिल्टन ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में आधुनिक मूल्यों मॉडर्नाइजेशन से वैल्यूज पर अधिक जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आधुनिकता का आशय उस सामाजिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विचार से है जो सुविचारित तथा जांच परख के ज्ञान का उपयोग उत्पादक के सभी चरणों तथा शाखाओं से होता है। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, आधुनिक तकनीक का आशय केवल ये नहीं है कि किसी उपकरण को प्राप्त करे उसका उपयोग कर ले, बल्कि नई तकनीक की नई सोच के साथ आती है। इसी संदर्भ में किंडलबर्गर ने कहा है कि नई मशीनें पुराने दिमाग और पुरानी मशीनें नई दिमाग के साथ नहीं चल सकती। बहुत अच्छी बात की किंडलबर्गर ने। न्यू मशीन विथ ओल्ड माइंड एंड ओल्ड मशीन विथ न्यू माइंड डू नॉट गो टुगेदर। इसलिए आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी आवश्यक है। एक दूसरे के पूरक है, न कि प्रतिद्वंदी। दूसरा गैर आर्थिक कारक है राजनीतिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। सामाजिक और आर्थिक विकास की एक प्रमुख शर्त यह है कि राष्ट्र को एक राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्त हो, अर्थात देश के निवासी ही अपना भाग्य निर्धारित करने में स्वतंत्र हो। गुलामी, गरीबी के साथ ही न ये दोनों सदैव साथ साथ चलती आई हैं। अतः गरीबी हटाने से पहले गुलामी से मुक्ति अनिवार्य है। इसलिए इतिहास साक्षी है कि गुलाम राष्ट्रों का सदैव शोषण हुआ है। भारत के संदर्भ में दादा भाई नौरोजी तथा बिपिन चंद्र जी ने यह सिद्ध किया कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भारत में संपत्ति और पूंजी दोनों का निर्यात इंग्लैंड को किया, जिससे भारत में निर्यात निर्धनता बढ़ी और आर्थिक विकास अवरुद्ध हुआ। इसी तरह से आंद्रे गुंडल फ्रेंक्स ने बताया कि ब्राज़ील और चिली का अल्पविकसित अमेरिकी प्रभाव का परिणाम था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक शासन कॉलोनाइजेशन रूल्स में किसी भी देश का आर्थिक विकास शायद ही नहीं हुआ। बात ही सही है। कोई भी देश किसी देश पर जब अधिकार करता है, उसको गुलाम बनता है, तो उसका विकास करने के लिए नहीं बल्कि अपना विकास करने के लिए उसका शासन करता है, शोषण करता है और उसके आधार पर वो अपना विकास करता है और उस देश को गुलाम बनाता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक व्यवस्था यानी प्रजातंत्र, अधिनायकवाद तथा सैन्य शासन आर्थिक विकास पर प्राप्त प्रभाव डालते हैं। राजनीतिक शास्त्र के विद्वान प्रजातंत्र डेमोक्रेसी को सर्वोत्तम राज्य व्यवस्था मानते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा स्वशासन पर आधारित व्यवस्था है। इसके अंतर्गत नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधि चुनने तक का अधिकार होता है। इंग्लैंड और अमेरिका के प्रजातंत्र ने सभी राष्ट्रों को अपने ओर आकर्षित किया। इंग्लैंड को हम प्रजातंत्र की जन्म स्थल के रूप में जानते हैं। इराक, लीबिया, नामीबिया, अफ्रीका देशों जो अधिनायकवादी या सैन्य शासित रहे हैं, उनमें आर्थिक विकास बहुत कम हुआ है। आर्थर लुईस ने भी सही कहा है कि सरकार का व्यवहार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित तथा उत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शांति, स्थायित्व तथा कानून संरक्षण तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहन करते हैं। राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक विकास में अनिवार्य तत्व है। देश में राजनीतिक अस्थिरता तथा उपद्रव जैसी दशाओं में सरकारी मशीनरी ठप पड़ जाती है और आर्थिक विकास का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। जिस देश में ज़्यादा दंगे वगैरह होते हैं, जैसे पाकिस्तान, जिसके कारण वहाँ का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। और लास्ट प्रशासनिक तथा न्यायिक व्यवस्था अनार्थिक तत्वों में जो डेवलपमेंट और ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। आर्थिक विकास को तीव्रता प्रदान करने तथा लाभकारी योजनाओं के सही तथा सफल क्रियान्वयन के लिए चुस्त, संवेदनशील तथा कुशल प्रशासन का होना नितांत आवश्यक है। भ्रष्ट, अकुशल तथा असंवेदनशील अधिकारी एवं कर्मचारी देश का बड़ा नुकसान करते हैं। नीतियाँ कितनी ही अच्छी क्यों न हो, यदि प्रशासनिक तंत्र भ्रष्ट तथा अकुशल है तो उन नीतियों का लाभ आम आदमी को नहीं मिल पाता। भारत में उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों से औद्योगिक क्षेत्र में एकाधारी तत्वों के साथ हाथ में आय संपत्ति का केंद्रीकरण बढ़ा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण अधिकांश धनिक किसानों की आय में वृद्धि अपेक्षाकृत तेजी से हुई है। इन दोनों प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप आर्थिक असमानताएं बढ़ी हैं, जिनके कारण सामाजिक ढांचे में विकृतियां पैदा हुई हैं। विकसित राष्ट्रों में जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है तथा बचत विनियोग के उच्च होने से पूंजी निर्माण पर्याप्त मात्रा में होता है,
तथा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते इतने अधिक तथा पर्याप्त होते हैं जिससे उन्हें भ्रष्ट तरीके अपनाकर पैसा इकट्ठा करने का लोभ भी नहीं रहता। इसलिए विकास के साहित्य में विकसित राष्ट्रों में भ्रष्टाचार को एक अवरोध के रूप में माना गया है, परंतु ऐसा नहीं है। विकसित राष्ट्रों में भ्रष्टाचार नहीं पाया जाता, परंतु वहाँ भ्रष्टाचार बहुत ही कम है, पाया तो सभी जगह जाता है और आम आदमी बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। फिर भी गुरनाल मिंडा ने इस प्रवृत्ति की आलोचना की है। उनके अनुसार ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि युद्धोत्तर काल में अर्थशास्त्रियों ने विकास समस्याओं का अध्ययन करते समय भ्रष्टाचार की चर्चा जानबूझकर नहीं की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था जो जर्मनी में स्थित है ने प्रतिवर्ष अपने स्वयं द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर उन्हें क्रमबद्ध करती है। उसके अनुसार विकसित राष्ट्रों में भ्रष्टाचार बहुत ही कम पाया जाता है। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क आदि नॉर्डिक राष्ट्र भ्रष्टाचार से लगभग मुक्त है, जबकि गरीब देशों में मुख्यतः अफ्रीका और एशियन राष्ट्रों में भ्रष्टाचार खतरनाक स्तर पर पाया जाता है। विकास के लिए जो धनराशि बचत दी जाती है उसका अधिकांश हिस्सा भारत में 85% हिस्सा भ्रष्टाचार में खप जाता है। बहुत कम राशि विकास के लिए बचती है। ऐसे भ्रष्टाचार विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी न्याय न देने के बराबर है। अर्थात जिस राष्ट्र का न्यायिक तंत्र है कुशल है, संवेदनशील और भ्रष्ट है, तो उस देश में सामाजिक ढांचा विकृत ही हो जाएगा। न्याय की व्यवस्था और न्यायिक विधियाँ यदि आम आदमी के हित में नहीं है तो वह समाज के लिए उपयोगी नहीं है। अनेक कानून बहुत स्पष्ट तथा संदेशास्पद हैं जो उनका दुरुपयोग संभव है। ऐसी स्थिति में न्याय की तंत्र निरंकुश भी हो सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पारदर्शिता तथा तुरंत निर्णय देने की क्षमता देश में कानून की व्यवस्था को मजबूत बनाती है। कानून का डर सभी को होना चाहिए, उनमें छोटा या बड़ा, प्रभावशाली, आम आदमी की किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए। जनता का न्यायपालिका पर विश्वास होना चाहिए, परंतु न्याय देश में शांति तथा स्थिरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक शर्त है। प्रजातंत्र में न्यायपालिका उतनी महत्वपूर्ण है जितनी न्याय व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका। अतः सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में आपसी सहयोग, सामाजिक दूसरे के क्षेत्र में संरक्षण की नीति विकास के लिए उपयोगी है। यानी प्रशासनिक व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए और न्यायिक व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। ये भी किसी भी देश के विकास को प्रभावित करते हैं।